IND24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बीजेपी नए अंदाज में है और हर चुनाव में सामूहिक नेतृत्व को तवज्जो दे रही है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम दिया गया। बीजेपी के इस अभियान का उसे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में शानदार जीत के रूप में परिणाम भी मिला और इस जीत से उत्साहित बीजेपी अब बिहार और बंगाल में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सामूहिक नेतृत्व पर ही आगे बढ़ रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया। प्रदेश में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया और इस आयोजन में बीजेपी ने बिहार के लोगों को केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार के फायदे बताने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बिहार दिवस को पॉलिटिकल इवेंट करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को सारी बातें चुनाव के समय ही याद आती हैं। देखिए रिपोर्ट। 2024 में लगे झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी नए अंदाज में है। वो हर चुनाव को बेहद गंभीरता के साथ लड़ रही है, जिसमें सामूहिक नेतृत्व को आगे किया जा रहा है। इस अभियान को एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम दिया गया है। इसके नतीजे भी सकारात्मक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में शानदार जीत हासिल की है और अब बंगाल और बिहार में कब्जे की तैयारी है। इस साल चुनाव तो बिहार में होने जा रहे हैं, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। इसका प्रमाण है कि पहली बार बीजेपी ने बिहार दिवस मनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रह रहे बिहारियों के बीच डबल इंजन सरकार के काम गिनाए। बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो उसके क्या फायदे होते हैं। इसके साथ ही लोगों को सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों से भी अवगत कराते हुए बताया गया कि क्यों बिहार में बीजेपी गठबंधन सरकार की जरूरत है। बिहार दिवस के कार्यक्रमों में तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए, तो भोपाल के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ बिहार के कई नेताओं ने मंच साझा किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो विकास की समदृष्टि के साथ अराजकता को खत्म कर सकती है। सनातन का उत्थान हो सकता है। हमारी पार्टी पारिवारिक केंद्रित पार्टी नहीं है। यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बने, आपने देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर समाज के वर्गों को उचित स्थान दिया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो। और कभी नहीं भूलिए कि भाजपा ही है, मोदी जी हैं, जिन्होंने एक योग्य आदिवासी नेत्री आदरणीय मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति बनाया और उसके पहले राष्ट्रपति दलित समाज को बनाया। तो भी तो भाजपा ने करके दिखाया। ये हम करते हैं, करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज देश के 75 स्थानों पर 25 राज्यों में आज बिहार दिवस को मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिहार और मध्य प्रदेश का संबंध हर युग में लंबे समय से बना है। सम्राट अशोक के काल में जब हमारा अवंती क्षेत्र, जनपद क्षेत्र में युवराज बैठते थे और पाटलिपुत्र में सम्राट बैठते थे। 1000 साल पहले भोज काल में भी जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ तो यहाँ से परिवार ने विस्थापन होकर बिहार में शरण ली थी। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण भरे पड़े हैं। मेरी अपनी ओर से बिहार वासी भाई बहनों को बधाई। उधर कांग्रेस बीजेपी के बिहार दिवस को पॉलिटिकल इवेंट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को सारी बातें चुनाव के समय ही याद आती हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि देश में तो एक दशक से बीजेपी की सरकार है, इसके पहले बीजेपी ने बिहार दिवस क्यों नहीं मनाया? चुनाव के पहले ही बीजेपी को क्यों बिहार की याद आई? कांग्रेस का कहना है कि बिहार की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली। बीजेपी अगर बिहार दिवस मना रही है तो ये समझ जाइए बिहार में चुनाव आ गए। बीजेपी अधिकांश काम सिर्फ चुनाव के लिए करती है और चुनाव के बाद भूल जाया करती है। अब ये अजीब स्थिति है कि देश का प्रधानमंत्री एक राज्य का दिवस मनाए, हास्यास्पद भी है, ऐसा कभी हुआ नहीं। और फिर इनकी सरकार तो काफ़ी दिनों से चल रही, कई सालों से चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक बिहार की याद मोदी जी को और भाजपा को क्यों नहीं आई?
बीजेपी इन दिनों डबल इंजन के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके साथ ही सामूहिक नेतृत्व पर भी पार्टी आगे बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के प्रमुख झंडाबरदार बन चुके हैं। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद राज्यों के चुनावों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे हैं। अब बिहार चुनाव के पहले बीजेपी इसी कलेक्टिव लीडरशिप के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। बिहार के साथ दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी बिहारियों के बीच बीजेपी ने पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखना ये है कि बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और बिहार का महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस अहम हिस्सा है, बीजेपी की इस रणनीति का मुकाबला कैसे कर पाती है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि ये तीनों हमें पिछली सरकार ने विरासत में दिया था। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। वहीं कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को झूठ का पुलिंदा और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासूर बने थे। उन्होंने कहा कि ये हमें पिछली सरकार ने इसे विरासत में दिया था। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। इस दौरान शाह ने कश्मीर में 2004 से अब तक आए बदलाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि आतंकवाद आखिरी दिन गिन रहा है। मान्यवर 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए माने। और ये तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 60 साल तक विपक्ष की सरकारें नक्सलवाद और उग्रवाद पर भी नकेल नहीं कस पाईं। नक्सली समानांतर सरकार चलाते थे। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 31 मार्च 2026 को देश से वामपंथी आतंकवाद समाप्त करने का संकल्प लिया, जो पूरा कर रहेंगे। सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। उधर कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को झूठ का पुलिंदा और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पर आरोप लगाते समय भाजपा भूल जाती है कि कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में देश को संभाला और आगे बढ़ाया। 70 वर्ष पूर्व हमारे भारत देश की स्थिति क्या थी जब देश आजाद हुआ, जब इस देश में सुई नहीं बनती थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संभाला। तो इस तरह के बयानबाजी से मुद्दों को भटकाना, इस तरह की बयानबाजी से जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो भ्रष्टाचार आज पूरे देश की समस्या है, इन मुद्दों से भटका के कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी होती है। ये बड़ा दुखद है। और इतने बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। तीसरी टर्म की सरकार है और तीसरी टर्म का गृह मंत्री जी अगर ये बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रदेश और देश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और विरासत में मिला और ये करके पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। तो उनको जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, कानून से अपना काम कराना चाहिए, तब जाकर मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट होगी। मोदी सरकार को विपक्ष जिन मोर्चों पर नाकाम बताकर घेरने की कोशिश कर रहा है, उनमें मणिपुर की हिंसा भी एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद को कांग्रेस की सौंपी गई विरासत बताकर तगड़ा पलटवार की कोशिश की है। देखना ये है कि शाह का ये करारा वार विपक्ष को कितनी सियासी चोट पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन कल्याण, सुशासन और विकास के साथ सनातन की मजबूती के लिए भी जुटे हैं।
वो अक्सर सनातन द्रोह के आरोप लगाकर कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के तीखे तेवरों के चलते कांग्रेसी नेताओं को मंच तक छोड़ना पड़ रहा है। उज्जैन में एक ऐसा ही वाकया सामने आया। सनातन संस्कृति का गौरव गान, संतों का आशीर्वाद और एकात्मता का संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज उज्जैन के तराना में उन्होंने श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के नए महंत का आशीर्वाद लिया और महारुद्र यज्ञ में शिरकत की। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाना हमारा प्रयास है, इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। वहीं सनातन को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ में कांग्रेस के अध्यक्ष की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहाने से क्या होता है। दिल्ली में हुए चुनावों पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि सनातन का अपमान करने वालों का जनता ने हिसाब चुकता कर दिया। वहां झाड़ू चल गई और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार के मंच छोड़कर जाने पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि कांग्रेस में इतना भी साहस नहीं है कि वो बैठकर हमें सुन सके। सनातन की जब भी बात आती है तो कांग्रेस मैदान छोड़कर चली जाती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस विधायक महेश परमार के मंच छोड़कर जाने पर बोले सीएम, धर्म की बात आते ही मैदान छोड़कर भाग जाती है कांग्रेस। कांग्रेस में इतना साहस नहीं है कि वो बैठकर हमें सुन सके। प्रयागराज कुंभ में कांग्रेस के अध्यक्ष की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नहाने से क्या होता है। दिल्ली में हुए चुनावों पर सीएम ने कांग्रेस पर की टिप्पणी। सनातन का अपमान करने वालों का जनता ने हिसाब चुकता कर दिया। वहां झाड़ू चल गई और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नसीहत, जब आपको सांप बिच्छू के मंत्र नहीं आते तो आप उन्हें क्यों छेड़ रहे हैं? जब मेरे बोलने का मौका आया तो ये कांग्रेस के कलेजे नहीं है, वो बैठ के सुने, उनकी अपनी हवा निकल जाएगी जब बात कही जाएगी। अब ये हमको समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के मित्रों से कि आपका और हमारे धर्म का क्या झगड़ा है, आज तक समझ में नहीं आया। जब जब धर्म की तरफ की बात निकली और कांग्रेस भागी, मैदान छोड़ती है। अभी अभी इतना बड़ा प्रयाग का मेला हुआ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मती मारी गई। वो क्या कह रहे हैं, अरे ये नहाने से क्या होता है, अरे ये मेले से क्या होता है। अरे भैया, आप नहीं समझते हो तो दोनों हाथ जोड़ के कृपया चुप तो रह जाओ। जब आपको सांप के बिच्छू के पकड़ने का मंत्र नहीं आता तो सांप के बिल में क्यों हाथ डाल रहे हो, मरोगे। वहीं सीएम के तंज पर कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि कोई अपमानजनक बातें करे तो कैसे कोई बैठ सकता है, इसीलिए वो चले आए। वो कांग्रेस की बुराई कर रहे थे। ऐलान तो सीएम ने 5 रुपए में बिजली के स्थायी कनेक्शन का भी बोला किसानों को, तो जब हो जाए उसके बाद सीएम साहब की बात, बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। जो पिछले मुख्यमंत्री थे उनसे घोषणा में उनको आगे निकलना है, इसे नई नई घोषणा कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करते हैं, उनके बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आगे छोड़ दिया। बहरहाल सनातन के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है तो कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई देती है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस को राम मंदिर, महाकुंभ जैसे मुद्दों पर घेरती रही है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों से उबर नहीं पा रही है। यही वजह है कि उनके विधायकों को मंच छोड़कर भागना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिशों में लगा है। इस बीच आई कैग रिपोर्ट में विपक्ष के हाथ सरकार पर हमले के लिए एक बड़ा हथियार दे दिया। कैग की रिपोर्ट में कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियों की बात कही गई है, लेकिन ये रिपोर्ट 2018 से 2022 के बीच की है। इस दौरान 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार भी रही। ऐसे में सत्ता पक्ष भी पलटवार में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रहा। बजट सत्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच विधानसभा में पेश कैग 2022 की रिपोर्ट के खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दरअसल कैग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि प्रदेश में मनरेगा, नल जल, संबल योजना से लेकर विवाह और अंत्योष्टि सहायता राशि तक में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और अपात्रों के नाम पर सरकारी रकम बांट ली गई है। सरकारी योजनाओं में घोटाला, मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के नाम पर भी लंबा खेल, जमीन आवंटन में सरकारी खजाने को लगाया चूना,
आपदा मदद के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबाट। पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं की गई। उपभोक्ताओं के परिसर में पानी के मीटर नहीं लगाए गए। प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि में भारी अनियमितता। 2018 से 2022 तक 13 जिलों में अपात्र लोगों को राशि बांटी गई। कर्मचारियों ने अपने खातों में डाल ली 23.81 करोड़ की राहत राशि। अंत्योष्टि सहायता राशि में भी बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। 142 मामलों में 52 खातों में 1.68 करोड़ की राशि अपात्रों के खाते में गई। विवाह सहायता योजना के नाम पर फर्जी खातों में 38.92 लाख ट्रांसफर। भोपाल में नियम तोड़कर जमीन देने से 65.05 करोड़ रुपए का नुकसान। भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की। कैग के इस खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम है, बल्कि उसे बजट का प्रबंधन तक नहीं आता। सरकारी राशि बंदरबाट की जा रही है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, लोग जो है हितग्राहियों के पैसे अपने खाते में जमा कर रहे हैं। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का आप मामला देखें तो उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी का पैसा निकाल के प्राइवेट संस्थाओं में जमा कर दिया। तो इतना भ्रष्टाचार जिस सरकार ने फैला दिया है, वो जो और सीएजी की रिपोर्ट का उस पर क्या एक्शन है, ये बताना चाहिए सरकार को। सीएजी ने कहा है मध्य प्रदेश की सरकार को बजट बनाना नहीं आता है। एक तो लूट मची है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो ऐसी ये लूट और की सरकार है, हम जो है खतरनाक मोड़ पर खड़े हुए। हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, हमारी जो है प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कांग्रेस कैग के खुलासे के बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचारियों को दंडित करने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति के सामने पेश होगी, जिसके परीक्षण के बाद सरकार को फैसला लेना है। सत्ता पक्ष इस आरोप को भी नकार रहा है कि कैग की रिपोर्ट से सरकार पर भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया है। कैग की रिपोर्ट का अब लोक लेखा समिति में जाएगी तो उसके बाद परीक्षण होगा। देखिए, जब कैग की रिपोर्ट आती है, कोई रिपोर्ट आती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाती है, उसके परीक्षण के बाद में जाती है विधानसभा में, उसके बाद जाएगी चर्चा की। पक्ष का काम सवाल उठाने का है, सदन में उसी पर सब चर्चा हो रही है। हमारी सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी काम करती रहेगी। कांग्रेस आरोप लगाती रहे, करती कुछ नहीं है, इसलिए उनको आरोप लगाने दो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, काम करती रहेगी। विस्तार से उसको देख करके फिर बात करें। विपक्ष 1 साल से डॉक्टर मोहन यादव सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश में है। ऐसे में कैग की रिपोर्ट उसे सरकार पर हमले के लिए बड़े हथियार की तरह दिख रही है। लेकिन गौरतलब है कि अधिकांश रिपोर्ट पूर्व सरकार के कार्यकाल की है। अब देखना ये है कि सरकार कैग रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पिछले कुछ महीनों से परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश की सियासत में उथल-पुथल मचा रहा है और इसके साथ ही हाल ही में मंडला में हुई नक्सली मुठभेड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में दोनों मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी और इस दौरान डॉक्टर मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह कहकर सियासत को और गर्म कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनके नाम की सुपारी ले रखी है। जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है, उनके परिवार को आप 1 करोड़ की राशि मदद करें, उनके परिवार में नौकरी दीजिए और जो जांच करने वाली कमेटी है वो रिटायर्ड जज से करवाइए। वो नक्सली था या नहीं था, ये जांच का विषय है। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, उमंग सिंघार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। कांग्रेस पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। पूरी जनता का पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा। कोई मंत्री अगर इस प्रकार से प्रॉपर्टियां बनाएगा, इस प्रकार से घोटाले करेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप बैठे रही? मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को घेर रहा तो सरकार हर घेराबंदी से बच निकलने की कोशिश कर रही। इसी कड़ी में सत्र के 6वें दिन विपक्ष ने 2 मुद्दों पर सरकार की तगड़ी घेराबंदी की है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे बच निकलने की पूरी कोशिश की। सदन में पहली मुठभेड़ परिवहन घोटाले को लेकर हुई। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने लोकायुक्त से मुलाकात कर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जांच कराने की मांग की थी। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, सिंघार खुद भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। राजपूत ने कहा कि 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले सिंघार ने उनके नाम की सुपारी ले रखी है, उनके नाम का टेंडर ले लिया है। अब लोकायुक्त नहीं जाएंगे तो टेंडर वापस ले लिया जाएगा। राजपूत ने सिंघार के खिलाफ 20 करोड़ के मानहानि का दावे की जानकारी देते हुए अपने को बेकसूर बताया।
इसके जवाब में सिंघार ने कहा कांग्रेस पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। सिंघार ने कहा कि वो मानहानि के नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के कई और विधायक सिंघार के साथ खड़े दिखाई दिए। उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, क्योंकि उमंग सिंघार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, उमंग सिंघार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें फिर टेंडर वापस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। वही जनता का पैसा प्रदेश की जनता का पैसा है। कोई मंत्री अगर इस प्रकार से प्रॉपर्टियां बनाएगा, इस प्रकार से घोटाले करेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप बैठे रही? सोने की ईंटें निकली प्रदेश के अंदर, अभी तक जांच एजेंसियां नहीं बता पा रही। क्यों नहीं बता पा रही है? ये पैसा किसका? आम जनता का पैसा। हर बात पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। और ये मानहानि का नोटिस, तो ऐसे नोटिस आते रहते। ये सीधी कहीं ना कहीं भौखलाहट है गोविंद राजपूत जी की। चर्चित ट्रांसपोर्ट महाघोटाले में ये जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि सीधे इस पूरे घोटाले की तार जुड़ी हुई हैं भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में। सदन में दूसरी सियासी मुठभेड़ मंडला में नक्सली एनकाउंटर को लेकर हुई। दरअसल 9 मार्च को मंडला जिले के नंगी लाखेरी टोला में पुलिस ने एक नक्सली को ढेर करने का दावा किया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिसे नक्सली बता रही है वो निर्दोष आदिवासी था। विपक्ष ने टारगेट के नाम पर बेकसूर आदिवासियों के एनकाउंटर के आरोप लगाए। इस पर सरकार ने मामले की 11 बिंदुओं पर मजिस्ट्रियल जांच, मृतक के नक्सली नहीं पाए जाने पर 1 करोड़ की सहायता और नौकरी देने की बात कही। तो विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि मुठभेड़ में मरने वाला अगर नक्सली था तो जांच के पहले ही उसके परिवार उसे 10 लाख की सहायता क्यों दी गई? और क्या सरकार बालाघाट में पुलिस की गोली से मारे गए आदिवासियों के परिवार को भी ऐसी सहायता देगी? जिससे मैंने सीधे ये सवाल करा है कि ये ध्यान आकर्षण के माध्यम से मंडला में फर्जी इनकाउंटर को वो स्वीकारें और जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उनके परिवार को आप 1 करोड़ की राशि मदद करें, उनके परिवार में नौकरी दीजिए और जो जांच करने वाली कमेटी है वो रिटायर्ड जज से करवाइए। हमारा सवाल ये है सरकार से, जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए तो जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? तो इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बताने में लग गई। वो नक्सली था या नहीं था ये जांच का विषय है, लेकिन उसके परिवार की चिंता होनी चाहिए कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। तो सरकार ने संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जांच में ये पाया जाता है कि वो नक्सली कोई कनेक्शन नहीं था उसका, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसके परिवार को किसी वयस्क सदस्य को शासकीय नौकरी देने का एवं 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया नेतृत्व सरकार पर आक्रामक है। सत्र के पहले दिन से ही वह अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष हर बार पर तगड़ा पलटवार कर रही है। अब देखना है कि मंडला के नक्सली मुठभेड़ पर विपक्षी घेराबंदी से सरकार कैसे बाहर निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। औरंगजेब के महिमा मंडन के बाद अब तुलना की जा रही है। मध्य प्रदेश में इसी पर बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस की महिला नेता पोस्ट कर परशुराम से तुलना करती और विवाद बढ़ा तो पोस्ट डिलीट हुई। कांग्रेस ने भी नोटिस थमा दिया, लेकिन बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। एक बार फिर विपक्ष सनातन को लेकर निशाने पर आ गया। पोस्ट तो डिलीट हो गई, लेकिन कई सवाल भी छोड़ गई। मुगल सम्राट औरंगजेब को लेकर शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र से उठा ये विवाद दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया है। अभी तक विपक्ष के नेता औरंगजेब को अच्छा बादशाह ही बता रहे थे। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से ही कर दी। ये मोहतरमा है मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री रेखा विनोद जैन, जिन्होंने एक महिला लेखक की बात का हवाला देते हुए सोशल मीडिया में कहा कि अगर औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की थी तो परशुराम ने भी मां को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उन्होंने सनातन आस्था पर भी सवाल उठा दिए। इसके बाद जैसे ही बवाल मचा, रेखा जैन ने पोस्ट डिलीट कर दी और कहा कि वो धोखे से पोस्ट हो गई थी। कांग्रेस ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता उनके बचाव में भी दिखे कि मैंने तो संज्ञान अज्ञानतावश मेरे से ये पोस्ट शेयर हुई थी और संज्ञान में आते से ही मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दी तुरंत। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा किसी भी
कष्ट पहुंचाना, भावनाओं पर हाथ करना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनके पास कहीं से आया था, उनने इस बात के लिए लिखित माफी मांग ली। उनने शेयर किया था, वो समझ नहीं पाई और उनने उस गलती को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस मामले को लेकर पहले से कांग्रेस पर हमलावर भाजपा कहां चूकने वाली थी। भाजपा नेताओं ने इसे सनातन को लेकर सोच करार दे दिया। हिंदुस्तान की राजनीति जग चुकी है। हिंदुस्तान का नागरिक सतर्क और सावधान है। वो ये देख रहा है कि कौन तुष्टीकरण करके भारतीय संस्कृति और भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और कांग्रेस खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा हिंदू समाज जागेगा और कांग्रेस का प्रतिकार करेगी। कांग्रेस हर समय हिंदू विरोधी बातें करती है, और क्यों ना करे। इटली की संस्कृति में पलने वाली, बढ़ने वाली कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती है। और ये जो बयान आया है, परशुराम जी भगवान है, अवतार है, उनका इस तरह से नाम लिया जाएगा, मुझे आश्चर्य होता है। पर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक उस नेत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये सुनिश्चित है कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। कांग्रेस को चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो, उसको कांग्रेस से निकाला जाए, नहीं तो ये सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर ये विवाद हाल ही में आई छावा फिल्म से शुरू हुआ है। इस फिल्म में औरंगजेब के मराठा नायक संभाजी महाराज और हिंदुओं के साथ की गई क्रूरता दिखाई गई। ये फिल्म कुछ राजनेताओं को रास नहीं आई। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को नेक इंसान बताया, तो कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। किसी ने औरंगजेब को ईमान का पुतला कहा, तो कोई बोला अत्याचारी तो हिंदू राजा भी थे। तो फिर बदनाम अकेले औरंगजेब को ही क्यों किया जा रहा है? भाजपा, शिवसेना समेत कई दल इस पर आग बबूला है। इनका आरोप है कि मुस्लिम वोटों के लालच में एक घोर अत्याचारी का महिमा मंडन और सनातन का अपमान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।